हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफॉर्मली फिजिसिस्ट। सो उत्तराखंड लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम जो है दैट इज़ ऑन 29th ऑफ अक्टूबर और सो मेनी वीडियोस आर अपलोडेड रिलेटेड टू इट। अभी जो है बिकॉज फ्यू डेज आर लेफ्ट, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि 5 days प्रैक्टिस सीरीज़ जो है दैट आई एम गोइंग टू बिगिन। सो इस प्रैक्टिस सीरीज में आई विल पिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो मैंने जो है अलग अलग स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मेरे पास, उनमें से जो रिपीटेडली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको पिक किया है। सो सारे क्वेश्चंस जो हैं इन 5 days में आई विल डिस्कस। आप भी साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड एट द एंड जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप इसको ज़रूर सारे अपने मार्क्स शेयर करें कि कितने आपके जो हैं मार्क्स बन रहे हैं। So through this practice series you will get to know where your preparation level lies. Question is, the width of the energy band gap is a minimum in the case of. So जो energy band gap होता है, जो उसके width है वो कौन से केस में सबसे कम है? First option is insulators, second is semiconductors, third is metals, fourth is organic materials. वी टॉक अबाउट बैंड गैप, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल्स की, मेटल्स के केस में आप देखो जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड है दे ओवरलैप। तो यहाँ पर जो बैंड गैप होता है इन केस ऑफ मेटल्स दैट इज़ 0। उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सो सर्टेन सेमीकंडक्टर्स आर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिनका जो है 1 to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में बैंड गैप रहता है। एंड देयर आर सर्टेन मटीरियल्स जिनका बैंड गैप हाई होता है लाइक 2 to 4 की रेंज में। सो यहाँ पर नेक्स्ट कम्स इंसुलेटर्स विच आर हैविंग वाइड बैंड गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप टू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लियरली वी कैन से जो मेटल्स हैं उनका जो बैंड गैप है दैट इज़ मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़, इफ़ ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी इज़। तो यहाँ पर उन्होंने ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी बता दी है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की और पूछा है कि जो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी है वो क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड इज़ एच ओमेगा, थर्ड इज़ हाफ एच ओमेगा, फोर्थ इज़ 3/2 एच ओमेगा। सो एनर्जी इक्वेशन जो है फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ En इक्वल टू n + 1/2 एच कट ओमेगा। सो जब हम बात करते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की, तो n जो है वो हो जाएगा 0 के इक्वल। जैसे आप n 0 पुट करोगे, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी आ जाएगी हाफ एच कट ओमेगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी सी, हाफ एच कट ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज़ डिफाइंड एज। सो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द स्कैटरिंग पर यूनिट टाइम, second is the scattering per unit incident flux, third is the scattering per unit energy, fourth is the scattering per unit solid angle. तो जो सिग्मा है that indicates scattering cross section. Scattering cross section को हम कैसे लिखते हैं? n/i. n here stands for number of particles elastically scattered per target particle per second and I is indicating नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट, राइट। तो जो क्रॉस सेक्शन है इनकी रेशो है कितने पार्टिकल जो है स्कैटर्ड हुए अपॉन कितने पार्टिकल्स जो हैं वो इंसिडेंट हुए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है सिग्मा थीटा से उसको इंडिकेट कर देते हैं। सो ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है इसका मतलब है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलास्टिकली स्कैटर्ड पर सेकेंड इन अ गिवन डायरेक्शन थीटा इनटू द सॉलिड एंगल डी सिग्मा। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जैसे हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द पार्टिकल्स स्कैटर्ड अपॉन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इंसिडेंट। लेकिन जब हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो है जो डायरेक्शन है जिसमें पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं वो भी ऐड हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स, इट्स कितने पार्टिकल्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है थीटा जो सॉलिड एंगल डी सिग्मा में है, राइट, तो उसमें कितने पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, दिस इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, न्यूक्लियर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या फिर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। सो n/i जो है जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसके डायमेंशंस है एरिया के। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, देन यहाँ पर सॉलिड एंगल भी आ जाता है। सो जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इट हैज़ अ यूनिट्स ऑफ एरिया
पर यूनिट सॉलिड एंगल। सो यहाँ पर देखो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, द स्कैटरिंग पर यूनिट सॉलिड एंगल। सो जब भी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात आए आपको याद रखना है देयर इज अ स्कैटरिंग बट इनटू द सॉलिड एंगल डी सिग्मा। The next question number 4th is the first simple and logical explanation of alpha ray spectra is given by। So alpha ray spectra की जो explanation है वो किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है फर्मी, सेकेंड इज गेमो, थर्ड इज पॉली, फोर्थ इज यूकावा। फर्स्ट ऑप्शन इज फर्मी। फर्मी ने क्या फॉर्मुलेट किया था? यस, थ्योरी ऑफ बीटा डिके। सेकेंड है गेमो। So Gamow has given the explanation regarding alpha ray spectra. Third is Pauli. Pauli क्या था? Pauli neutrino hypothesis, right? So इसने जो है neutrino के regarding बताया था. Fourth is Yukawa. Yukawa gave the theory of mesons. तो यहाँ पर आपको पता चली गया correct option कौन सी है? B. Gamow. Number 5th is the magic numbers are। सो मैजिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1 3 5 7 9 11, सेकेंड इज 2 4 6 8 10 12, थर्ड इज 2 8 14 20 26 32, फोर्थ इज 2 8 14 20 28 50। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है 2 8 20 28 50 82 एंड 126 जो हैं दे ऑल आर मैजिक नंबर्स। सो मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर हैविंग अबव एवरेज स्टेबिलिटी। क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास नंबर, सेकेंड इज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास नंबर, थर्ड इज डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट, फोर्थ इज ग्रेटर देन 10 raised power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, ठीक है, वो सेम रहती है हमेशा and it is equal to 2.9 into 10 raised power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, इट इज़ ग्रेटर देन 10 raised power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7th इज हार्टले ऑसिलेटर इज अ टाइप ऑफ। तो फर्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर, सेकेंड इज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, थर्ड इज मल्टी वाइब्रेटर, फोर्थ इज पल्स जनरेटर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो हार्टले ऑसिलेटर है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं, आरएफ ऑसिलेटर, बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स। सो आरएफ ऑसिलेटर इज़ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि है हार्टले ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अ कंपैरेटर इज़ अ। सो कंपैरेटर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर डिजिटल सिस्टम, सेकेंड इज अ नॉन लीनियर डिजिटल सिस्टम, थर्ड इज लीनियर एनालॉग सिस्टम, फोर्थ इज नॉन लीनियर एनालॉग सिस्टम। सो डिजिटल सर्किट्स में जो है कंपैरेटर को यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ अ लीनियर डिजिटल सिस्टम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ। ठीक है, तो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कौन सी वेव प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्फेरिकल वेव, सेकेंड इज सिलेंड्रिकल वेव, थर्ड इज एलिप्टिकल वेव, फोर्थ इज प्लेन वेव। सो जो ऑसिलेटिंग डाइपोल होता है इट प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव्स। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द ऑसिलेटिंग डाइपोल। और देखो जो है यहाँ पर स्फेरिकल वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर ए ऑप्शन स्फेरिकल वेव इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10th इज द वेक्टर ई क्रॉस एच रिप्रेजेंट्स द। सो जो ई वेक्टर है एंड एच वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, थर्ड इज स्क्वायर ऑफ energy flux, fourth is intensity of the wave। So E cross H क्या indicate करता होता है? It indicates pointing vector, right? So pointing vector is what? Energy per unit area। तो यहाँ पर जो B option है वो correct होगी। Next question is if all the elements of the group commute with one another, the group is said to be। So अगर जो है किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक, सेकेंड इज यूनिटरी, थर्ड इज साइक्लिक, फोर्थ इज अबिलियन। जिस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो है कम्यूट करते हैं उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th इज द ऑर्डर ऑफ फुल ग्रुप इज। सो फुल ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड इज 1, थर्ड ऑप्शन इज 2, फोर्थ ऑप्शन इज इन्फिनिटी। तो द ऑर्डर ऑफ द फुल लीनियर ग्रुप इज इन्फिनिटी। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है।
Next question number 13th is squid can be constructed using the principle of. So squid जो हैं उनको बनाने के लिए हम कौन सा principle use करते हैं? First is Stark effect, second is Seebeck effect, third is Meissner effect, fourth is Josephson effect. Squid की full form होती है superconducting quantum interface devices, right? तो यहाँ पर जो squid होते हैं they are based on the principle of Josephson effect and the flux quantization in the superconducting ring. Josephson effect and flux quantization through the ring के basis पर है squid superconducting quantum interface devices. Next question is Born approximation cannot be used for. So Born approximation कहाँ use नहीं होती है? First है scattering of fast electrons by atoms. Second is scattering of slow electrons by atoms. Third is any type of scattering. Fourth is scattering by lighter elements. In quantum mechanics, we have studied regarding Born approximation, WKB approximation. So जो Born approximation है scattering theory में, it cannot be used for scattering of slow electrons by atoms. ठीक है, तो यहाँ पर B option जो है वो correct होगा. So next question number 15th is which of the following statements is wrong? The specific heat capacity by Debye's law is. तो यहाँ पर जो है हमें आइडेंटिफाई करना है Debye's law के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर्स, राइट. सेकेंड है अ कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर. थर्ड इज इक्वल टू 3R एट हाई टेम्परेचर. फोर्थ इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर्स. So according to Debye's theory, at low temperature, specific heat capacity is proportional to cube of absolute temperature. At high temperature, specific heat capacity is a constant and that constant is equal to 3R. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैसे CV is proportional to T cube, इसको हम Debye T cube law भी कहते हैं. तो एक बार फिर से सारी ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, ये सही है, ये टी क्यूब लॉ है. सेकेंड ऑप्शन इज कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर, सही है ये भी. थर्ड ऑप्शन इज इक्वल टू 3R, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th इज द कंडीशंस फॉर द हीट फ्लो आर स्पेसिफाइड इन. सो हीट फ्लो की क्या कंडीशंस होती हैं, ये कौन से लॉ में बताया गया? फर्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की टू स्टेटमेंट्स हैं, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स ही एक्चुअली कंडीशंस फॉर हीट फ्लो ही हैं कि हीट फ्लो कब पॉसिबल है, राइट. जैसे अगर हम बात करें व्हेन द हीट विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट द लो टेम्परेचर टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर, कैसे फ्लो पॉसिबल था? ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, राइट. तो ऐसे जो कंडीशंस हैं दे आर जस्ट ओनली स्पेसिफाइड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BCS सुपरकंडक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय. फर्स्ट ऑप्शन है पेयर एनहीलिएशन ऑपरेटर्स ओनली, सेकेंड इज पेयर क्रिएशन ऑपरेटर्स ओनली, third is both annihilation and creation operators, fourth operators other than these. So BCS theory जो है that is given by Bardeen, Cooper and Schiffer, ठीक है, तभी कंबाइन होके जो नेम BCS है. So BCS सुपरकंडक्टर जो है एक्चुअली इस BCS थ्योरी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर क्लोज टू द फर्मी लेवल, दे कन्वर्ट इनटू कूपर पेयर्स. सो इसमें दोनों ही इंक्लूड हैं, both annihilation and creation operators. So यहाँ पर C option correct होगा. Next question is the ratio of thermal conductivity to electrical conductivities. ठीक है, तो thermal conductivity and electrical conductivity की ratio जो है that is equal to, first option है independent of the absolute temperature, second is proportional to the absolute temperature, third is dependent on the nature of the metal, fourth is inversely proportional to the absolute temperature. So according to Weidmann-Franz law, जो ratio of thermal conductivity to electrical conductivity है that is proportional to absolute temperature T. तो यहाँ पर देखो अब correct option कौन सी होगी?
यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी दैट विल बी बी, proportional to the absolute temperature. Next question is, the susceptibility is negative and independent of temperature in the case of. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो है मटेरियल है जिसके केस में susceptibility नेगेटिव है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है. फर्स्ट ऑप्शन इज बिस्मथ, सेकेंड इज एल्यूमिनियम, थर्ड इज निकल, फोर्थ इज क्रोमियम. जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके केस में ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है. तो यहाँ पर आपको ये बताना है अब कि कौन सा मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक है. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी ए, बिस्मथ. बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, सो in its case susceptibility will be negative and independent of temperature. Question number 20th is, which of the following is correct? First देखो यहाँ पर क्या है, Stokes lines are not always more intense than the corresponding anti-Stokes lines. Second is, intensity of scattering of light increases with fourth power of wavelength. Third is, the mean wavelength of Stokes and anti-Stokes lines gives the wavelength of the parent line. Fourth is, the wavelength of anti-Stokes line is more than that of the Stokes lines. This question is from Raman scattering. Raman scattering के जो पैटर्न होता है उसमें हम देखते हैं there is a Rayleigh scattering, एक लाइन होती है, एक Stokes लाइन होती है, एक एंटी स्टोक्स लाइन होती है. अब हमने देखना है कि उनके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पर जो फर्स्ट है वो तो होगा गलत. फर्स्ट में देखो उन्होंने क्या बोला है, जो स्टोक्स लाइंस हैं दे आर नॉट ऑलवेज मोर इंटेंस दैन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी स्टोक्स लाइन. लेकिन होता क्या है, जो स्टोक्स लाइन होती हैं दे आर मोर इंटेंस दैन द एंटी स्टोक्स लाइन. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई है. सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेज विद फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. ये भी गलत स्टेटमेंट है बिकॉज जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई. फोर्थ स्टेटमेंट देखो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन इज मोर देन दैट ऑफ स्टोक्स लाइन. ये भी गलत है बिकॉज जो वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द स्टोक्स लाइन्स. यहाँ पर फिर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई, ऑप्शन सी. The mean wavelength of Stokes and anti-Stokes lines gives the wavelength of the parent line. So that's all in today's video. ये जो MCQ सीरीज़ है फॉर लेक्चरर फिज़िक्स, ये सारे लेक्चरर फिज़िक्स एग्ज़ाम जो हैं सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. चाहे आप किसी भी लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियोज़, ये MCQs आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल हैं. एंड आफ्टर अपलोडिंग दीज 5 वीडियोज़, जबकि आज जो है आप फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है, इसके बाद 4 वीडियोज़ और जो प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं ऐड करूँगी. एंड उसके बाद जो है MSc फिज़िक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बिगिन किया ही हुआ है तो उसकी तैयारी जो है कॉन्टीन्यूटी में चलेगी और इसी के रिलेटेड जो है वीडियोस अपलोड होंगी. एंड ऑल्सो द वीडियोस रिलेटेड टू मेरिटोरियस लेक्चरर फिज़िक्स एग्ज़ाम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.